तू भी इधर ही बैठ जाए, यहाँ पे साथ में इन लोगों के। बैग उठा के इधर रख दे। अरे बैठ जा, बैठ जा। एक क्वेश्चन जो दिया था पिछली वाली क्लास में, ये वाला प्रोजेक्टाइल वाला, बोला था ये वैल्यू मैक्सिमम थीटा कितना हो कि डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट कंटिन्यूअसली क्या हो, इंक्रीज। तो एक बात शायद कभी आपको पहले बताई थी कि वी और आर वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट हो, एंगल 90 डिग्री हो, एंगल ऑब्ट्यूज हो, तो इन दैट केस डिस्टेंस इंक्रीज होता है, डिस्टेंस डिक्रीज होता है, या डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। बताया था क्या कभी? तो तीन डायग्राम बनाए थे। वी और आर के बीच में एंगल अगर एक्यूट है, वी और आर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री था, वी और आर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज था। कॉपी याद आ रही है? क्या है? अटेंडेंस कर दिए, आगे पास करो। तो अब इसमें अगर हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर बराबर शायद अब ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस ऑफ gt j कैप। ये कैसे लिख दिया? x डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और y डायरेक्शन में अंडर ग्रेविटी होगा, तो अंडर ग्रेविटी मतलब v बराबर u प्लस at लिखोगे, तो ये मिल गया तुम्हारे पास। ऐसा ही क्या इसका r वेक्टर लिख सकते हो? इसका r वेक्टर तुम्हारे पास मिलेगा u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस u sin थीटा टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर जे कैप। क्या ये समझ में आया? x आई कैप प्लस y जे कैप। तो x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट थे, एक्सेलरेशन 0, सिंपल s बराबर कितना मिलेगा? ut, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी आपके पास क्या मिलेगी? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल एक्यूट होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर एंगल 90 होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। क्या क्लियर है? तो दो वेक्टर्स के बीच में ये याद भी है या मैं बोले जा रहा हूं? कॉपी में लिखाया था, याद है कभी? अब अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर एक्यूट होता है तो दो वेक्टर्स का हम लोगों ने कभी कहीं डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, ए डॉट बी। तो हम लोगों के पास होता था ए बी कॉस थीटा। कितना होता था? ए बी। अगर एंगल एक्यूट होगा तो ये नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इतना गणित आता होगा कि थीटा यदि 90 से छोटा होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। यानी जो v और r वेक्टर दिया इनका डॉट करोगे और वो वैल्यू क्या पुट करोगे? ग्रेटर देन 0। फिर इनइक्वालिटी वगैरह पढ़ी होगी कभी, उसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन फर्दर मिलेगा। क्लियर है? फिर से इसको लगाना। कितने लोगों ने लगाया था इस तरीके से? 1 2 पाटीदार किया था, ये 3 बराबर है। चलिए आगे अभी हम लोग वापस एनएलएम में आते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि 4 तरह के फोर्सेस होते हैं जो हमें अपने आप से बनाने होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स जो किधर एक्ट होगा? नीचे की तरफ में। दूसरा फोर्स हमारे पास होता है नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। तीसरा हमें टेंशन बनाना है अगर रस्सी होगी। और चौथा फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किधर एक्ट होगा? सरफेस के पैरेलल। जिधर स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट, या जिधर स्लिप हो रहा होगा उसके अपोजिट। फ्रिक्शन हमारे पास 2 तरह का फ्रिक्शन हमने पढ़ा था, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक। और अगर स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेटिक।
स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, 0 से लेके मैक्सिमम के बीच में कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता है। क्या क्लियर? तो पिछली क्लास में जिस क्वेश्चन पे हम लोग थे, हम उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि यहां कहीं पे हम लोगों के पास एक सरफेस दिया गया था, ये एक ब्लॉक था जिसका मास m दिया गया था, सरफेस रफ था। क्लियर? जहां पे m इज इक्वल टू कुछ गिवन था, शायद 10 kg, 10 kg था, 5 kg था, म्यू एस कितना था 0.6 और म्यू के कितना था 0.5, और यहां पे हम लोगों ने कोई भी एक फोर्स लगा रखा था F, जिसको हम लोगों ने लिखा था 5T। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर मास कांस्टेंट होता है तो नेट फोर्स बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लिखते हैं? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तेरे को मान ले ये पकड़ के इधर खींचे और मैं पकड़ के इधर खींचूं, तो अगर इसकी तरफ जा रही है तो फोर्स बड़ा किसका होगा? इसका। तो बड़े फोर्स में से हमेशा छोटा वाला क्या करोगे? माइनस। तो आपको क्या मिलेगा? नेट फोर्स, और नेट फोर्स बराबर हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन। खींचा अगर इनको जा रहा है तो मास इनका यूज करोगे, खींचा अगर इनको जाएगा तो मास इनका यूज करोगे, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमें उसका मास यूज करना है। क्या क्लियर? तो कल की क्लास में एक बात ये हो चुकी थी कि t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, मतलब जस्ट आफ्टर 12 सेकेंड दिस बॉडी विल स्टार्ट स्लिपिंग। क्या बात समझ में आ गई थी? अभी क्वेश्चन लिखो इसी में अगला एक लिखिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, acceleration of the object at 20 seconds, acceleration of the object at 20 seconds। बिना फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन नहीं करेंगे। कितना? 5। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 20 सेकेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं ब्लॉक का, इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? mg किधर है? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब अगर ये जा आगे की तरफ में रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे। अच्छा, ये फ्रिक्शन होगा कौन सा? ये फ्रिक्शन होगा कौन सा? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम लोगों को देख लिया था हम लोगों ने 12 सेकंड के बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है, तो 20 सेकंड पर बॉडी स्लिप कर रही होगी, तो ये फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक। यहां कहीं पे फोर्स लग रहा है F, अगर इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो इसमें बड़ा कौन सा है? नॉर्मल बड़ा है या mg बड़ा है? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। F बड़ा है या F के बड़ा है? जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा? बड़ा होगा। यानी बड़ा फोर्स कौन सा हुआ इसमें से? F। तो यहां से क्या हम लोग लिख सकते थे? F माइनस एफ के नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में आई? जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तेरे को दोनों पकड़ के अगल बगल वाली खींचना चालू कर दें, तो तू मान ले अगर इसकी तरफ में जा रही तो फोर्स बड़ा किसका होगा? इसका। अच्छा, ये अगर छोड़ दे तो भी ये तेरे को उतना ही तेज खींचेगी, ज्यादा तेज खींच ले जाएगी? ज्यादा तेज। यानी पहले हो क्या रहा था? इसके फोर्स में से इसका फोर्स क्या हो रहा था? माइनस, और बचे हुए फोर्स से तो खींची जा रही थी। तो एक इधर फोर्स लगा, एक इधर फोर्स लगा है। अगर ये इधर जा रहा है यानी ये बड़ा होगा तभी ये ले जा पा रहा होगा।
तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करोगे, माइनस, तो क्या मिलेगा, नेट फोर्स। क्या मिला, ये नेट फोर्स। और अगर बॉडी का मास कांस्टेंट होता है तो नेट फोर्स बराबर हम लोग क्या लिख लेते थे, m इंटू ए। क्या क्लियर है? तो यहां पे F की जगह हमारे पास कितना दिया था, 5t, माइनस एफ के की जगह क्या म्यू के इंटू एन लिखना पसंद करोगे, और m बराबर कितना था, 10 इंटू ए। जिस भी जगह नहीं समझ में आएगा वहीं रोक देना। अब ये म्यू के हमारे पास कितना था, 0.5, और n बराबर कितना था, 100। यहां से लिख दूं ना, n इज इक्वल टू हम लोगों के पास कितना होगा, mg। तो n इज इक्वल टू m बराबर 10 है इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। तो नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों के पास कितना आ गया, 100 न्यूटन। तो अब यहां से हम लोग पुट कर रहे हैं 5t माइनस म्यू के कितना था, 0.5 इंटू एन की जगह क्या लिखोगे, 100, 10 इंटू ए। तो यहां से आपके पास फाइनली मिलता है 5t माइनस 50 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो क्या यहां से a बराबर, गणित वाले हो, पढ़े लिखे हो, शायद t/2 माइनस 5 लिखा जा सकता है इसको, क्यों? अभी तुमसे एक्सेलरेशन का पूछा है उसने 20 सेकंड पे, तो t की जगह अगर हम 20 पुट करेंगे तो 20/2 कितना मिलेगा, 10, 10 माइनस 5, 5। मतलब एक्सेलरेशन आपके पास जो पूछा गया था फिलहाल इस क्वेश्चन में 5 सेकेंड्स पर, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी 20 सेकेंड्स पर। कहां पूछा गया था, 20 सेकेंड्स पर, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 मीटर। ये समझ में कितने लोगों को नहीं आया? कितने लोग ऐसे जिसमें इसको डाउट है, ईमानदारी से पूछ लो, नहीं आगे बढ़ूंगा अभी मैं। क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन जनरली लगभग मैं हर साल ही कराता हूं, वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज हो जाती होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये जो हम लोगों के पास होता है कि टाइम जितनी देर बाद चलेगा, दूसरा इससे किसी बड़े टाइम पर एक्सेलरेशन निकलवाते हैं, तो उसमें कई सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसकी जगह वो एफएस मैक्सिमम लगा देते हैं। कितने लोगों ने इसकी जगह 60 लिखा था और एक्सेलरेशन 4 आया था? कितने लोग ऐसे हैं, ये देखो हैं 2-4 लोग। तो कॉमन मिस्टेक है, अरे जब बॉडी ने स्लिप करना स्टार्ट कर दिया है तो स्टैटिक चेंज होके किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, काइनेटिक में। क्या क्लियर है? अब देखो अगला वाला जो क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सही करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, मेजॉरिटी लोग गलत करते हैं। क्वेश्चन यही है, आगे लिखिए, लिखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 20 सेकेंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। Find velocity of the object at 20 seconds in the previous question. और इस क्वेश्चन को सही करने वाले में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आईटी सेलेक्ट ना हुआ हो। गलत करने वाले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक जिन लोगों ने सही किया तो उसमें एक भी ऐसा नहीं है जो आईटी ना गया हो। इसके आंसर्स मैं बता देता हूं। कुछ लोगों का आंसर आएगा 100 मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों का आया, ये देखो गलत है। कुछ लोगों का आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ये भी गलत है। कितना आया, 1/2। 1/2 तो नहीं आएगा, खैर ये जो, इसीलिए मैंने इसको यहां पे लिख के रखा हुआ है, अदरवाइज मैं यहीं पे टी की जगह 20 पुट कर देता। ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। वेरिएबल है तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पाप है। कब? जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल हो। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन का उपयोग नहीं कर सकते, तो क्या लगाओगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो ए बराबर हम लोग कितना, अबे 12 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक बॉडी चल गई है और अभी उसकी वेलोसिटी 0 ही है।
ए बराबर हम लोग यहां से लिख रहे हैं t/2 -5 और ए बराबर हम लोग यहां से लिखेंगे dv/dt t/2 -5। तो dv बराबर हम लोग लिख सकते थे 1/2 t dt -5 dt। लिखोगे? अभी भी खेल नहीं खत्म हुआ। अच्छा, ये कितने लोगों ने किया था? अब इसके बाद, अरे वाह, ए दिया था, वी निकालना था, डिफरेंशिएट कर दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, नया डेफिनेशन बराबर है। अभी इसके बाद भी खेल खत्म नहीं हुआ है। इसमें लिमिट्स कहां से कहां तक लगाओगे? 12 से 20। कितने लोगों ने 12 से 20 लिमिट लगाने के लिए सोचा है? बढ़िया है। क्यों? बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन बॉडी स्टार्ट्स स्लिपिंग, ओनली व्हेन बॉडी स्टार्ट्स, और स्लिपिंग चालू कब हुई थी? 12 सेकंड के बाद। तो जिन लोगों ने ये सोचा है वाकई उन लोगों ने दिमाग लगाया है। और यहां पे उस मोमेंट तक वेलोसिटी क्या थी? 0। अभी t बराबर यहां पे 20 रखोगे तो आपको यहां पे एक v मिलेगा। क्या क्लियर हुआ? तो इस dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा पड़ोस वाले का? v। इसमें लिमिट्स लगा दे रहा हूं तो सीधे सीधे 1/4 हो गया और यहां पे मिलेगा t² एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम 12 टू 20 माइनस 5t एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम 12 टू 20। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1/4, 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 और 12, 20 माइनस 12 कितना बचेगा? ये 8। तो ये आपके पास आ गया 1/4, 400 माइनस 144 256। कितना? ये 356 कौन बोला था? 256 माइनस ये आपके पास कितना आ रहा है? 40। अभी इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा इसको उड़ाओगे तो? 64 माइनस 40, 24 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्या क्लियर है? बराबर। ये कितने लोगों का आया था? ये तो गया IIT। क्या क्लियर सभी को? समझ में आ रही है बात या नहीं आई? तो जहां कहीं पर भी जो चीजें हैं, देखो जेई एडवांस आपसे छोटी छोटी गलतियां करवाता है, बराबर है। और उसमें यहां पे उसने क्या किया? इसी को कॉम्प्रिहेंशन में या इसी को मल्टीपल करेक्ट में दे देगा कि एक्सेलरेशन एट p इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो वो आपके पास आपने 5 करेक्ट निकाल लिया। फिर अगला ही वाला क्वेश्चन पूछेगा, यहां गलती करवाएगा। क्यों? तुम ऊपर 2 स्टेटमेंट सही कर चुके थे। 12 सेकंड पे मोशन स्टार्ट हुआ था, 20 सेकंड पे एक्सेलरेशन भी 5 आ चुका था। तुमको 2 मार्क्स तो मिल गए थे 1 पार्शियल। तीसरा वाला उसने पूछ दिया वेलोसिटी और तुमने लगा दिया पट से या तो 40 और या किस पे लगा दिया 100। तुरंत 4 की जगह -2 हो गए। तो पेपर में इसी तरह की गलतियां करवाई जाती हैं। नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखो। समझ में आया नहीं आया? अब ये ध्यान रखना, मैथ्स वाले हो, धीमे धीमे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना कम करते जाइए, बंद करते जाइए। क्यों? अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो भी इंटीग्रेशन से वही आंसर आएगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो भी आंसर आएगा। बट अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई और ए वेरिएबल है तो आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। इंटीग्रेशन की हेल्प से आंसर आपको हर बार क्या मिलेगा? सही। आइदर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वेरिएबल। क्या भेजे में गई ये बात? आगे लिखिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर का ही है। अब देखो इसमें से कितने लोग गलती करते हैं। ये एक ब्लॉक दिया गया है, अच्छा इस ब्लॉक का मास दिया है 5 kg। अच्छा यहां पे म्यू दिया गया है 0.7 और म्यू के दिया गया है 0.5। ये 0.6 लिख देते हैं। चलो यहां कहीं पे हम लोगों ने एक पुशिंग फोर्स लगा रखा है F।
और ये F बराबर आपके पास दिया गया है 100 न्यूटन, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, बराबर। ये जितनी इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लिखी गई है सारी आपको प्रॉब्लम में मेंशन रहेगी। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। ये भी आपके जेईई मेंस का 4 नंबर का क्वेश्चन, और जहां तक मेरे को याद है वैल्यूज भी यही हैं। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए क्वेश्चन चालू भी नहीं करेगा कोई। mg लगाओ, नॉर्मल लगाओ, फ्रिक्शन लगाओ, और जो भी एक्सटर्नल फोर्स दिया गया है वो लगाइए। आया? कितना आंसर आया? फ्रिक्शन 50, 35, 50, 35, 70, कितने लोगों ने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया? फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होगे तो सबसे पहला फोर्स कौन सा लगाया? नीचे mg, नीचे लगा, बराबर है। अच्छा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर बनाया? इधर की तरफ में, नॉर्मल रिएक्शन इधर बना दिया, बिल्कुल बढ़िया बात है। अच्छा, ये ब्लॉक G1 में स्लिप किधर होगा? नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? ऊपर। क्या क्लियर? यहां फ्रिक्शन बना दिया। अच्छा, मेरे को नहीं पता ये फ्रिक्शन स्टैटिक है या स्टैटिक का मैक्सिमम है या काइनेटिक है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। क्या क्लियर है? अच्छा, एक फोर्स F इधर लगा दिया। अच्छा, समझ में आ रहा है? फोर्स लगा रहे हो, दीवार तोड़ ब्लॉक अंदर तो घुस नहीं जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। मतलब N इज इक्वल टू हमारे पास हो गया F। कितना हो गया? F, जो कि कितना दिया है? क्या क्लियर? अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एफएस मैक्सिमम निकाल लेते हैं। क्या क्लियर है? तो अगर हम लोगों ने एफएस मैक्सिमम निकाला, जिसको हम लोग बोलते थे लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना दिया था? 0.7 इंटू 100, तो कितना हो गया ये? 70 न्यूटन। यानी ये ब्लॉक अपने प्लेस पर रुके रहने के लिए मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता था? 70 न्यूटन लगा सकता था, बराबर है। क्या ये 70 न्यूटन लगाएगा? जरूरी है? नहीं। वो भाई 500 न्यूटन का फोर्स लगा सकता था, तो क्या हर समय जाके ताकत लगा खड़ा ही रहता था 500 न्यूटन से, या जितनी जरूरत होती थी उतना लगाता था? तो अच्छा बताओ, इसको नीचे खींच कौन रहा है? mg। इसके अगेंस्ट में ही फ्रिक्शन है, तो mg अगर इनकी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा हो जाता तो भाई सरक जाते, और अगर इनकी मैक्सिमम लिमिट से छोटा होगा तो भाई वही रुका रहेगा। पहले mg चेक कर लो। mg कितना है? 50। कितना है? 50। तो ये मैक्सिमम हो सकता था 70। एक बात कल लिखाई थी, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी जरूरत है। तो जरूरत कितनी है? 50 न्यूटन की, तो लगेगा कितना? 50 न्यूटन। क्या बात समझ में सभी लोगों को आई? तो इन दैट केस फ्रिक्शन इज स्टैटिक एंड इट्स वैल्यू इज 50 न्यूटन।
इसमें मेजॉरिटी लोग आंसर लगा के आते हैं 70 पे, कुछ लोग आंसर लगा के आते हैं 60 पे। 35 कहां से निकाले थे? और लोग निकाले 35 और कौन लाया था? इधर से भी किसी का है 35। कौन सा गणित लगाया 35 के लिए? हम समझ गए, मैं सीख गया कौन सा लगाया था। इन्होंने लगाया था 50 इंटू 0.7, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन को भाई ने क्या ले लिया था? 50 और 0.7 लगा दिया था, तो कितना हो गया? 35। क्लियर है? तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या क्लियर हुआ? तो चलो, जितनी भी मिस्टेक्स करते हो अगले क्वेश्चन में वो मत करना, जो अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं अब उसमें गलती मत करना। क्या क्लियर हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी जरूरत होती है। बराबर समझ में आ रहा है? अगर आपके पास अप्लाइड फोर्स या ले जाने वाला फोर्स एफएस मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगा तो वो चीज सरक करके निकल जाएगी। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, डाटा यही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करूंगा। भगवान ने अच्छा दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल किया करें, नहीं करते इसीलिए रखे रखे खराब हो रहा है। अच्छा, बराबर है, सभी को बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम दिया है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, केवल एक इंफॉर्मेशन चेंज की मैंने यहां पे। अच्छा, म्यू एस बराबर गुरु दे दिया 0.7। अच्छा, म्यू के बराबर दे दिया 0.6, और ये जो एम दिया गया था उसको वापस से हम लोगों ने दे दिया 10 kg, और ये जो पुशिंग फोर्स एफ था इसको हमने लिख दिया 100 न्यूटन। कितना लिख दिया? चलो चालू हो जाओ। अच्छा बताओ, फ्रिक्शन कितना है? अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा गया था व्हाट इज द फ्रिक्शन, तो आंसर इज 50 न्यूटन। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? ये जा रहा है कहीं? अगर जा रहा होता तो स्टैटिक से बड़ा काइनेटिक लग रहा होता। आ रही बात समझ में? तो जा रहा ही नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। क्या बात समझ में? तो जो भी आंसर करना है सोच के करना है। बराबर है? समय ले लो। इस क्वेश्चन में आपको बताना है फ्रिक्शन कितना और एक्सेलरेशन कितना है। चालू हो जाओ। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। Find frictional force on the block and acceleration of the block. बनाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पहले mg नीचे, नॉर्मल किधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा। बनाया कुछ अभी? ये mg इधर आ गया, नीचे नॉर्मल किधर होगा? बेटा सरफेस जिस तरफ में है उधर से नॉर्मल बनाओ ना। तुमने सरफेस ही हॉरिजॉन्टल बना दिया तो नॉर्मल ऊपर बनाओगी, ये बनाओगी। हो गया। कितना है एक्सेलरेशन? 4। कितना एक्सेलरेशन? करो। और ये सब क्वेश्चन जेईई मेंस स्टैंडर्ड में आराम से मिल सकते हैं, एडवांस में नहीं मिलेंगे धोखे से भी ऐसे क्वेश्चन। कितना है आंसर मैडम आपका? ओ इधर मान लो इसको ऐसा मैं इधर लगा के दबा के रख लूं तो हो सकता है मेरे पास इतनी ताकत हो कि मैं इसको रोक पाऊं। बराबर है? और तेरे को अगर लगाऊं तो रोक पाऊंगा कि तू सरक जाएगी नीचे? पक्का? पिछले वाले क्वेश्चन में इसका मास कितना था? 5 kg। तो जो फ्रिक्शन था वो रोक पाने में सफिशिएंट था। इस क्वेश्चन में इसका मास कितना हो गया? 10 kg। तो क्या फ्रिक्शन इसको रोक पाने में सफिशिएंट है? तो हो सकता है ये सरक जाए। क्या क्लियर? चेक करते, हो सकता है ना सरके। mg कहां लग रहा है? नीचे। नॉर्मल किधर होगा? इधर। फ्रिक्शन किधर होगा?
ऊपर। अभी ना मैं इसको एफएस लिख रहा हूं, ना मैं इसको एफएस मैक्सिमम लिख रहा हूं, ना मैं इसको एफके लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को नहीं पता है क्या हो रहा है। क्या क्लियर? एफ इधर की तरफ होगा। अपना दिमाग लगाइए, अगल बगल वाले से बात करने की, बताने पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहां से एन बराबर हम लोगों के पास कितना हो गया? एफ। वापस से आंसर क्या मिला? 100 न्यूटन। अब अच्छा, यहां से पहले हम निकाल लेते हैं एफएस मैक्सिमम है कितना। एफएस मैक्सिमम अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना था? 70 न्यूटन। अच्छा, ये एमजी कितना है अभी इस क्वेश्चन में? 100 न्यूटन। कितना है? 100 न्यूटन। अच्छा, इसको रोक पाने वाला फोर्स था 70 और ले जाने वाला है 100, तो ये जाएगा या रुकेगा? अभी गई बेजिम बात। और अगर ये जार नहीं समझ में बात ये दुनिया में जितनी डिफरेंट प्रजातियां हो सकती हैं सब एक साथ आ गई हैं। एक चली आई सीधे जैसलमेर से 54 में रहने वाली, और एक चली आई सियाचिन से -54 में रहने वाली। सियाचिन का टेम्परेचर कितना है? -50 टू -70 हो जाता है। तो एक को चाहिए -50 और एक को चाहिए +50। अच्छा, इस मामले में भी देखिएगा आर्मी वाले कितने खतरनाक होते हैं। सियाचिन में पोस्टिंग है उसकी, बोला क्या बटालियन आपकी 5 दिन के बाद जैसलमेर में चाहिए। -50 में रह रहा है वो 6 महीने से, और 6 दिन 7 दिन के बाद वो +50 में आ जाएगा। डिफरेंस इन टेम्परेचर 100 डिग्री। आम आदमी बस की बात नहीं है, मर जाएगा। आर्मी वाले ही कर सकते हैं। चलो, ये क्लियर हुआ। 100 न्यूटन ले जाने वाला है, 70 न्यूटन मैक्सिमम रोकने वाला है, तो रुकेगा या जाएगा? जाएगा। अब अगर ये जा रहा होगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? काइनेटिक होगा। तो यहां पे अब मैं एफ के लिख देता हूं। अब ये जा कहां रहा होगा? नीचे। अच्छा, नीचे अगर जा रहा है तो बड़ा वाला फोर्स कौन सा है? ये एन बड़ा है या एफ बड़ा है? दोनों बराबर है। mg बड़ा है या fk बड़ा है? mg बड़ा है। तो क्या लिखोगे? बड़े वाले फोर्स में से छोटा वाला फोर्स क्या किया? माइनस, बराबर m इंटू ए। m इंटू जी कितना था? 100। fk के लिए लिखोगे म्यू के इंटू एन, बराबर 10 इंटू ए। तो 100 म्यू के कितना था? 0.6, और n बराबर कितना था? 100। 10 इंटू ए, तो यहां से मिलेगा 100 माइनस 60 बराबर 10 इंटू ए, बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लियर? अच्छा, आप लोगों का जेई एडवांस का पेपर ऑलमोस्ट इसी समय होता है, ऑलमोस्ट इसी समय होता है। और आप लोगों को एसी हॉल मिले इसके चांसेस 20% हैं। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर एयर कंडीशनर आपको प्रीमाइसेस मिलता है, बट कुछ सेंटर ऐसे होंगे जहां पे ढंग की खिड़की भी नहीं होगी, बाहर से बढ़िया गर्म वाली हवा आ रही होगी। और हमारी आदत थी एसी में पढ़ने की, तो जैसे ही गर्म वाली हवा आएगी तो यहां जितना हम भर के ले गए थे वो सारा वेपराइज हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा इधर। हाँ, किसमें? हाँ, अच्छा, बढ़िया बात है। मतलब एक टीचर यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहा था, एक दूसरा और आ गया पढ़ाने, दोनों साथ में पढ़ाने लग गए, तो दोनों का एक साथ ऐड करके पढ़ोगे। पहले जब तक रुका हुआ था तब तक फ्रिक्शन कौन सा था? स्टैटिक। क्या मैंने ऐसा आपको लिखाया है कि जब चलने लग जाएगा तो स्टैटिक के साथ साथ काइनेटिक भी एक्ट होगा, या स्टैटिक रिप्लेस हो जाएगा काइनेटिक से? If any object is at rest, then acting friction is static. पिछली क्लास का पढ़ेंगे नहीं तो ऐसा ही होगा। If any object is at rest, then acting friction is static. If any object starts slipping, then friction becomes kinetic. या ऐसा लिखाया है कि friction add on with the kinetic. ऐसा लिखाया कि static में add on हो जाएगा kinetic,
या फ्रिक्शन स्टैटिक से चेंज होके काइनेटिक हो जाएगा, स्टैटिक से चेंज होके काइनेटिक हो जाएगा। तुम लोग इस तरीके के कंफ्यूजन्स बताते हो ना, जिनके सॉल्यूशंस भी बता पाना बहुत डिफिकल्ट है। अभी समझ में आया? हटा दो इसे। अगला क्वेश्चन, ये क्लियर कितने लोगों को नहीं हुआ? कितने लोग ऐसे जिनको ये बात नहीं समझ में आई? क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखो। यहां पे वापस से म्यू एस दे दिया आपको 0.4, 0.6 ही दे देते हैं, चलो म्यू के दे दिया 0.5, मास दे दिया 10 kg। यहां कहीं पे एक फोर्स लगा है F 40 न्यूटन। पहला क्वेश्चन ये कि ब्लॉक मूव कर रहा है या नहीं। दिस ब्लॉक इज इन मोशन और नॉट। तो मोशन में कब होगा? अगर मैक्सिमम स्टैटिक 40 से छोटा होगा तो ये चला जाएगा, और मैक्सिमम स्टैटिक 40 से बड़ा होगा तो ये यहीं पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले एफएस मैक्सिमम निकालो। एफएस मैक्सिमम आ रहा है यहां से 60 न्यूटन। आया या नहीं आया? और अप्लाइड फोर्स कितना है? 40। तो ये जा तो नहीं सकता है। अच्छा, इसको चलाना है तो क्या करोगे? अच्छा, इसको चलाना है तो क्या करोगे? और मैंने तुमको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप इसको नहीं बढ़ा सकते हो। सरफेस पे ऑयल लगा करके इसका म्यू कम कर लें। कुछ और तरीका? मास कम कर लें, ये भी तरीका बराबर है। अब अच्छा, मान लो अभी अभी तुम्हें एक ब्लॉक दिया गया है, उसका मास कम हो नहीं सकता, फिर क्या इधर एक फोर्स लगा दें और इधर फोर्स लगा सकते हैं F1? क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये समझ में आ रहा था ना? इन द एब्सेंस ऑफ F1 दिस बॉडी कैन नॉट मूव। ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? मैं पूछूंगा अभी, मैं फेस देख करके पहचान जाऊंगा जिसको नहीं आया है। किन किन लोगों को ये नहीं समझ में आया कि अगर हम F1 नहीं लगाते तो ये बॉडी मूव नहीं कर सकती थी। अगर मैं F1 ना लगाऊं देन दिस बॉडी कैन नॉट मूव। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया? एक आदमी ने हाथ ऊपर किया है, 2 3 4 5, अभी तक सबको समझ में आ गया था। अप्लाइड फोर्स कितना है? एफएस मैक्सिमम कितना है? 60 बराबर है। एक चॉकलेट खरीदने गई 60 रुपए की थी, तुम्हारे पास 40 थी, दुकानदार दे देगा तुम्हें? रिश्तेदार तुम्हारा नहीं देगा। इसको इस जगह से स्लिप कराने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? 60 से ज्यादा। अभी अप्लाइड फोर्स है कितना? 40। तो क्या ये स्लिप होगा? यानी ये रेस्ट पे है। आई बात समझ में? 2.5 दिन हो गए, यही 2.5 क्लास से ज्यादा हो गया ये पढ़ाते पढ़ाते कि किसी भी चीज को स्लिप कराने के लिए उस पर अप्लाइड फोर्स एफएस मैक्सिमम से ज्यादा होना चाहिए, बराबर है। उसको हमें पढ़ना भी पड़ेगा और बार बार पढ़ना पड़ेगा अगर हम आईआईटी जैसी जगह पे जाना चाहते हैं। तो आके 2 साल टाइम पास करके तो दुनिया चली जाती है। रोकने वाला फोर्स कितना है? 60। ले जाने वाला कितना है? 40। तो ये जा नहीं पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब अच्छा सुनो, मान लो इधर मैं एक F1 लगा दूं ऊपर। अच्छा, इस F1 को लगाने से होगा क्या? नॉर्मल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। जैसे अभी अभी आप लोगों ने बोला, उतना दिमाग आपने लगा दिया था कि या तो मैं सरफेस को स्मूथ कर दूं, मतलब म्यू कम कर दूं, या मैं इसका एम कम कर दूं। एम कम करने से क्या होता? नॉर्मल कम हो जाता ना। हम लोग चाह रहे थे कि म्यू इंटू एन क्या हो जाए? कम हो जाए। अभी क्वेश्चन लिखो। अच्छा, नॉर्मल दोनों ऐड हो जाएंगे।
तो दोनों मिल करके किसके बराबर होंगे? नॉर्मल किधर लग रहा है और एफ किधर लगाया, तो दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड होंगे। अच्छा वो मिला के किसके बराबर होंगे? mg के बराबर। तो अब बताओ, अच्छा नॉर्मल बढ़ गया या कम हुआ? बढ़ गया। मेडिकल वालों की तरह से आंसर मत दीजिए, कम हो गया ना। लिखो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F1, minimum value of F1 so that block just starts motion. So that block just starts motion. Minimum value of F1 so that block just starts motion. बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सभी लोग। कितने लोग ऐसे जिनको अभी भी समझ में नहीं है कि नॉर्मल कम होगा ऊपर फोर्स लगाने से? नॉर्मल कम होगा या बढ़ेगा ऊपर फोर्स लगाने से? कम हो जाएगा। और कोई जिसको लग रहा हो कि बढ़ जाएगा या चेंज नहीं होगा? वजन तौलने वाली मशीन पे अगर कोई आदमी खड़ा होता है तो जो उसकी रीडिंग होती है वो नॉर्मल रिएक्शन होती है। क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन। बराबर है, तू खड़ा था, तेरी रीडिंग आ रही थी, तेरे को यहां से पकड़ा बगल वाले ने और हल्का सा ऊपर उठाया, रीडिंग बढ़ी या कम हुई? कम हो गई, यानी नॉर्मल क्या हो गया? कम। बगल वाले ने कंधे पे हाथ रखा और तेरे को नीचे दबाया, रीडिंग बढ़ी या कम हो गई? बढ़ गई, यानी नॉर्मल क्या हो गया? बढ़ गया। क्या बात समझ में आई? शांति से बैठना केवल तभी जब आंसर आ जाए, उसके पहले तक बैठना नहीं है। कितना? 3/2? 100/3? देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम मेरे को लग रहा है कि शायद सबने बना लिया होगा। mg नीचे, नॉर्मल ऊपर की तरफ, स्लिपिंग की टेंडेंसी आगे है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे। अच्छा इसको जस्ट स्लिप होना है तो फ्रिक्शन Fs मैक्सिमम हो जाएगा। यहां कहीं पर एक फोर्स लग रहा था 40 न्यूटन और ऊपर की तरफ में एक लग रहा था F1, यही था। अच्छा ये ब्लॉक अभी यही है, कहीं नहीं गया, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है या नीचे वाला? सेम है, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब यहां से हम लोग लिख सकते थे n प्लस F1 बराबर mg। तो n बराबर कितना लिखोगे? mg माइनस F1। किसी को कोई डाउट? अच्छा ना ये राइट में गया ना ये लेफ्ट में गया? भैया इधर सेकंड लास्ट वाले भाई, कानपुर वाले भाई, अब ये ना राइट में गया ना लेफ्ट में गया, तो ये 40 बड़ा है या Fs मैक्सिमम बड़ा है? 40 बड़ा है, Fs मैक्सिमम बड़ा है। कौन बड़ा है? Fs मैक्सिमम। मिश्रा जी ये ना राइट में गया है ना लेफ्ट में गया, तो बड़ा कौन है? क्या है? Fs मैक्सिमम और 40 दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होंगी? सेम। Fs मैक्सिमम को हम लोग क्या लिखते थे? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना दिया था? 0.6। एन बराबर कितना आ रहा था? mg माइनस F1।
बेटा सारा खेल अटेंटिवनेस और कंसंट्रेशन का है और आपका लेबर जितना कर पाओगे। और जीवन भर लेबर करना चाहते हो या 1.5 साल, ये मर्जी तुम्हारी है जी। अभी जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना सीएस की जॉब जा रही हैं, ये है वो है। अभी मेरी 2-3 दिन 4 दिन पहले ही बात हुई है बच्चों से। एक सीएस दिल्ली आईआईटी दिल्ली का पास आउट और एक गुवाहाटी का पास आउट है। क्या वो कुछ लड़कियों को अभी काउंसलिंग जो नए बच्चे हैं उनको काउंसलिंग क्या लें क्या नहीं लें, तो अभी इस टाइम पे तो वो कह रहे हैं कि सर कोई सीएस वालों की नौकरी नहीं गई, नौकरी उन लोगों की गई जो इधर उधर से छोटा मोटा कोडिंग का कोर्स करके चले आए तो उनको बाहर कर दिया गया है। बोले हम तो एआई को सपोर्ट कर रहे हैं, एआई मेरे बिना चल ही नहीं सकता, इसलिए मेरी तो नौकरी बची रहेगी, जीवन भर बची रहेगी। तो आप देख लो नौकरी किनकी गई है, जो राम बिहारी श्याम बिहारी कॉलेज से पढ़ के गए थे ना, जिन्होंने 6 महीने का कोडिंग का कोर्स किया था और उनकी नौकरी लग गई थी, सब सड़क पे खड़े हैं आज, सारे सड़क पे खड़े हैं। और जितने आईआईटी है एनआईटी से सीएस वाले पास आउट है सारे बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, उनका पैकेज हाइक हुआ है। पता है क्यों? कंपनी को अभी 100 लोगों को रखना पड़ रहा था, उनको सैलरी देनी पड़ रही थी, अब कंपनी खाली 20 लोगों को रखी, 80 बेकार हो गए एआई आने से। अब वो 80 लोगों का पैसा भी इन्हीं 20 लोगों में बट रहा है ना, समझ लो। लेबर जीवन भर करना है या लेबर अभी करनी है, लेबर ही 1.5 साल, तो तुम्हारी मर्जी है। अब इसको हटा, इसको लगा रहने देते, इसको क्या मैं 0.6 इंटू एम जी लिख दूं? एम जी कितना हो गया 100 माइनस 0.6 इंटू F1 बराबर कितना आया 40। उम्मीद तो कर सकते हैं शायद इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये बताएं इसको भी। लग तो रहा है बताना पड़ेगा तुम्हारी क्लास में भी मेडिकल वालों की तरह। अब इसको अगर हम इधर लाए, इसको उधर ले गए तो कितना हो गया ये 0.6 F1 इज इक्वल टू 60 माइनस 40 कितना आएगा 20। तो F1 इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 20 अपॉन 0.6। इसको शायद 100/3 न्यूटन लिख सकते थे। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 100/3 न्यूटन। कितने लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आई? मतलब ग्रेटर देन करके हाँ लिख सकते हैं। इनइक्वालिटी लगाओगे तो आंसर आएगा F1 शुड बी मोर देन 100/3। क्या आएगा? F1 शुड बी मोर देन 100/3। और एग्जैक्टली आंसर यही होगा कि F1 की वैल्यू 100/3 से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। 100/3 पे ये जस्ट मूवमेंट की कंडीशन पे होगा, बराबर है। जैसे मान लो आपके 112 नंबर आया और आईआईटी की सीट खत्म हो गई और 113 होते तो मिल जाती, बराबर है। तो एग्जैक्टली यहां पर यही होगा कि 100/3 पे आप बाउंड्री पे खड़े हुए हो, ना आप इधर जा रहे हो ना आप इधर जा रहे हो। 100/3 से थोड़ा बड़ा किया चल देगा, 100/3 से छोटा किया अब ये नहीं चलेगा। क्या बात क्लियर हो गई? 100/3 इज द लिमिटिंग कंडीशन कि उसके ऊपर में मोशन होगा, उससे नीचे में मोशन नहीं होगा। क्या क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अभी तो मैं इनमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं छोड़ रहा हूं बीच में, क्योंकि तुम लोग यही नहीं लगा रहे हो तो इसके बीच वाले क्या करोगे? और लिखो करवाऊं क्या बाकी और क्वेश्चन भी? गर्दन तो तुरंत हम हिलाते हैं, हाँ करवा दो सर, क्योंकि करना भी आप ही को है ना। चलो यही वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला वाला जो हम लोगों ने दिया था। हालांकि इसमें भी नए नए आंसर आप लोग बनाएंगे। 10 kg म्यू एस बराबर 0.6 ही दिया था ना शायद, म्यू के बराबर 0.5। तो अब इसमें कौन सा नया क्वेश्चन बना देंगे? लिखो क्वेश्चन। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है और फ्रिक्शन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। समझ में नहीं आ रहा है क्या पिछला वाला? इधर मैडम आया है
जिसको नहीं समझ में ना ही बोलना, ना बोलने में कोई बुराई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा डांट खाओगे, लेकिन बताया जाएगा। अब पूछा नहीं तो नुकसान खाली तुम्हारा है। कितने लोगों का आ गया? आपको एकदम बढ़िया बिंदास F बराबर 50 न्यूटन, M बराबर 10 kg और A निकलवाया जा सकता था। खूब बढ़िया निकालते हैं आंसर, बट पेपर में नहीं आएगा। खुश जरूर रहते। गलत है ये सही है, ये गलत है। ये क्या है? अच्छा, एक्सेलरेशन और टी में जो इक्वेशन आई थी वो लीनियर इक्वेशन थी या पैराबोलिक थी? अब देखो, जिन लोगों ने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है, मतलब जिन भी लोगों ने ये बनाया है, आंसर हालांकि वो गलत है, बट फिर भी ठीक है, यहां तक पहुंचे। ये कितने लोगों ने बनाया था? ये गलत है, लेकिन फिर भी यहां तक पहुंचे हो तो कम से कम इनपुट्स तो आपने दिए हैं। और अच्छे इनपुट दिए, मतलब ये वाले ग्राफ तक अगर आप पहुंचे हैं तो आपने ठीक दिमाग लगाया है, खराब दिमाग नहीं लगाया है। और उसमें भी एक छोटा सा ग्लिच, यही डिफरेंस है जेई मेंस और जेई एडवांस में। जेई मेंस में क्या होगा, दोनों म्यू एक ही देगा, और तुम्हारा ग्राफ वही बनेगा जो तुमने बनाया था। जेई एडवांस में दोनों म्यू अलग अलग कर देगा, तुम्हारा ग्राफ चेंज हो जाएगा। ये निकाला था, अच्छा नहीं निकाला था। ए बराबर T/5 ही आ रहा था ना सेट, T/2 -5। यही आ रहा था, क्लियर? ये कब आया था? 12 सेकंड के बाद। तो T बराबर 12 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन 0 था, एकदम बढ़िया बात है, एकदम करेक्ट। अब अच्छा, इसमें T की मिनिमम वैल्यू कितनी पुट करोगे? 12। कितनी रखोगे? 12। बराबर समझ में आ रहा है? तो अगर हम 12/2 लिखेंगे तो कितना आएगा? 6। 6 - 5 करेंगे तो कितना आएगा? 0 1। So this graph will starts from 1. बोलो साहब। अब ये थोड़ा बहुत फील आप तब कर पाएंगे जब आपने कभी कोई काम किया, कोई एक नेल किसी वुड में घुसी हुई हो और उसको प्लायर से पकड़ के हम खींच रहे हैं। अच्छा, जैसे ही वो निकलती है क्या होता है? अचानक से झटका लगता है।
यानी जो एक्सेलरेशन पहले नॉन जीरो था वो अचानक, पहले जीरो था, अचानक से वो क्या हो गया, नॉन जीरो। इसको अगर मैं इसको खसकाने की कोशिश करूं तो इनिशियली खसकेगा नहीं, लेकिन अचानक से खसक जाता है। क्या क्लियर है? क्या जमीन से लगे हुए किसी छोटे पेड़ को उखाड़ा है कभी? अरे बड़ा वाला पेड़ नहीं, छोटा कोई घास फूस लगा और वो उखड़ नहीं रहा हो, तो जैसे उसमें अचानक से वो क्या होता है, निकलता है। यानी जो एक्सेलरेशन पहले क्या था, जीरो, अचानक से वो क्या होता है, नॉन जीरो। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है, इसको भी समझाता हूं आपको थोड़ा सा और अंदर जाकर के। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, एक्सेलरेशन यही आएगा और ये एक्सेलरेशन होगा कब, 12 सेकंड के बाद। यानी इसमें टी की मिनिमम वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 12। तो अगर हम 12 इसमें टी की मिनिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ए जीरो आ रहा है या 1 आ रहा है? यानी 12 सेकंड के जस्ट पहले तक जीरो, 12 सेकंड के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। क्या क्लियर है? तो जिन लोगों ने यहां से बनाया था, दिमाग उन लोगों ने लगाया था, लेकिन दिए गए डाटा पे ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने ध्यान दिया, अच्छा 12 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन जीरो था, यस, और 12 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन कैसा हो गया, लीनियर, छाप दिया उन्होंने। क्या क्लियर हुआ बेटा? जेई एडवांस यही है, इसीलिए जेई एडवांस में बोलते हैं 160 170 मार्क्स बहुत होते हैं आउट ऑफ 360, क्योंकि इसी तरह की छोटी छोटी गलती। अब अच्छा, तुमको ये लग रहा होगा, अरे यार इतना सा नहीं सोच पाए, सोच सकते थे, इतना सा नहीं सोच पाए और +4 की जगह -2 मिल गया। समझ रहे हो? अगला लिखो। अच्छा, इसी में फ्रिक्शन टाइम जैसे बच्चों ने सही बनाया, क्या होगा? अच्छा बताओ। जैसे जब तक बॉडी चली नहीं तब तक फ्रिक्शन स्टैटिक। कल एक स्लोगन लिखाया था ना, मैंने बोला था फ्रिक्शन का क्वेश्चन कभी आए तो उस स्लोगन को रिपीट कर लो। क्या था स्लोगन बताओ? शांति बनाए रखिए। बोल बोल। अरे गलत बोलने की ज्यादा था क्या? डांटूंगा, कोई नई बात थोड़ी ना है। हाँ बोल। स्टैटिक होगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? सरफेस के पैरेलल अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। यही लिखाया था। अच्छा बता, बॉडी 12 सेकंड तक नहीं चली, यानी टी बराबर 12 सेकंड, ये वाला एक पॉइंट आ गया। बात नहीं करो। तो 12 सेकंड तक जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक, और वो किसके बराबर होगा? सरफेस के पैरेलल अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। यानी जो फ्रिक्शन होगा, इसका मैं अगर लिखूं तो क्या मेरे को कुछ ऐसा लिखना चाहिए, इट विल बी इक्वल टू 5t फॉर t लेस देन 12। अरे इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी पढ़ लियो ना, इससे छोटे के लिए ये वैल्यू, इससे बड़े के लिए ये वैल्यू, कुछ याद है? तो जब तक बॉडी चली नहीं है फ्रिक्शन स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? सरफेस के पैरेलल अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। जैसे ही बॉडी चल दी, लगने वाला फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? एफ के। और एफ के इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था तो कितना रहा था? 50 न्यूटन, और ये किसके बाद बनेगा? 12 सेकंड के बाद। तो अच्छा बताओ, 12 सेकंड के पहले फ्रिक्शन और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? लीनियर है, यानी ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहां से लेके यहां तक तो स्ट्रेट लाइन है। यस और नो? और जैसे ही ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? काइनेटिक। तो अच्छा बताओ, ये इसमें जो टी है उस टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो? 12। तो 12 इंटू 5 कितना मिलेगा? 60। यानी ये वैल्यू 60 तक गई होगी, और 60 के अचानक से बाद क्या हो जाएगी? 50। अब जब बॉडी ने मोशन स्टार्ट कर दिया तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? काइनेटिक। और ये पहले बात हो चुकी है, बॉडी धीमे स्लिप कर रही हो, बॉडी तेज स्लिप कर रही हो, बॉडी और तेज स्लिप कर रही हो, फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा? काइनेटिक होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फिलहाल कितना है? 50 न्यूटन। क्या क्लियर हुआ? ये ग्राफ बना पाने वाले लोग काफी लोग होते हैं। क्या क्लियर है? अब जो अगला देने जा रहा हूं, इसको बना पाने वाले बहुत रेयर लोग होते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। कितने लोगों को नहीं समझ में? ईमानदारी से पूछ लो, मैं बताऊंगा जरूर, भले मैं डांट के बताऊंगा 100%। क्या नहीं आया? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन एक्टिंग फ्रिक्शन इज, बोलना पड़ेगा, स्टैटिक। कौन सा? स्टैटिक। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है? सरफेस के पैरेलल अप्लाइड फोर्स के बराबर। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, 12 सेकंड तक रेस्ट पे है, यानी 12 सेकंड तक फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। और वो किसके बराबर होगा? 5t के।
स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर 5T, मतलब फ्रिक्शन बराबर 5T, तो ग्राफ कैसा होगा, लीनियर या पैराबोलिक, लीनियर। 12 सेकंड के बाद बॉडी स्लिप कर गई, फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिखते थे, म्यू के इंटू एन, और इस क्वेश्चन में जो म्यू और एन दिया था, म्यू के इंटू एन, उससे वैल्यू कितनी आ रही, 50। कल ही बात बोली थी, बॉडी धीमे से रख रही हो, बॉडी तेज से रख रही हो, बॉडी और तेज से रख रही हो, लगने वाला फ्रिक्शन हर बार क्या होगा, काइनेटिक। क्या होगा, काइनेटिक। तो ये हमेशा वैल्यू किसके बराबर हो गई, 50 के इक्वल। क्या क्लियर है? अब ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के इंटू एन। अब अगर तुम म्यू के चेंज कर लोगे तो भी चेंज हो जाएगा, एन चेंज कर लोगे तो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर म्यू के और एन कांस्टेंट है तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, कांस्टेंट, जो कि इस क्वेश्चन में म्यू के भी कांस्टेंट था और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई और फोर्स था नहीं, तो एन बराबर भी किसके था, mg के था। किसके बराबर था, mg के इक्वल था। क्या ये क्लियर है? लिखो अगला, हटा दो इसे भी। अब चेक करते हैं, देखते हैं कौन बच्चा एकदम बढ़िया जेई एडवांस वाला है। m बराबर वही पुराना दिया है 10 kg, म्यू एस वही पुराना दिया है 0.6, ये वही पुराना दिया है 0.5। यहां पर हम लोगों ने लगा रखा था 40 न्यूटन, वही पुराना क्वेश्चन, और यहां पे F बराबर हम लोगों ने चेंज कर दिया 5T। फिर से इसका एक्सेलरेशन टाइम और फ्रिक्शन टाइम बताना है। ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड ड्रॉ फ्रिक्शन टाइम ग्राफ। कितने लोग ऐसे हैं जितनी चीजें पढ़ाई गई वो वाकई पूरी समझ में आई, जरा हाथ ऊपर करें एक बार। जितनी चीजें पढ़ाई गई वो समझ में भी आई अभी तक ये एनएलएम में। क्या नहीं आया तुम्हें? कितने लोग ऐसे जिनको नहीं समझ में आया है? मैडम तुम्हें समझ में आ गई सारी बातें? पक्का? क्वेश्चन पूछूं पुराने वालों में से कोई एक? तुम्हारी क्लास में भी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ है ना? आज मैं सुन तो रहा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये होता था ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर। उन्नीस 1999 में पढ़ा था ये मैंने, पैदा भी नहीं हुए होगे, लेकिन पढ़ा था इसलिए याद है। और टाइम पास किया होता तो नहीं याद होता। केमिस्ट्री क्लास में टाइम पास करता था तो उसका ढंग से कुछ भी नहीं याद है। और हम लोग क्या करते हैं सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में टाइम पास करते हैं। जा गूगल पे भी ढूंढ लेना, इसके सोल्यूशन मिल जाए कहीं तो, क्योंकि आजकल तो गूगल बाबा की जय होती है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन गूगल पे भी चेक करना, नहीं मिलेगा, तो किसी किताब का क्वेश्चन नहीं है ये। आया आंसर? नहीं, पर ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, सही भी तो हो सकता है ना।
हाँ भाई, कुछ इक्वेशन बनाई, फिर मतलब हमको कोई काम मिलता है और हम बैठ जाते हैं केवल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? ये यही डिफरेंस है तुम्हारी जनरेशन में और तुमसे पिछली वाली जनरेशन में। तुम्हारे पिताजी बीमार होने के बाद भी काम करते हैं। आज सवेरे में आया हूं, मेरी नस चढ़ गई पीठ की, ये वाला हाथ उठ भी नहीं रहा था, तो राजकुमार भैया से पहले मैंने वॉलिनी लगवाई खूब कस के घिसवा के। काम कर रहा हूं लेकिन छुट्टी ले सकता था, मेरे को रोकने वाला भी कोई नहीं कि आप छुट्टी कैसे ले लोगे, ले सकता था। और ये क्वेश्चन वाकई अच्छा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल जेईई एडवांस स्टैंडर्ड का है। अगर ये बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कोई खास खराब बात नहीं है। और इसका फ्रिक्शन टाइम ग्राफ बहुत अच्छा है, मतलब देखने में नहीं बना क्या फ्रिक्शन टाइम। और फिर से बोल रहा हूं, उस वाले स्लोगन को अगर आप बोल लोगे ना तो 4 में से 1 ऑप्शन फ्रिक्शन टाइम का सही हो जाएगा। क्या था स्लोगन? जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सरफेस के पैरेलल अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। तो सरफेस के पैरेलल अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है, यानी शुरुआत में फ्रिक्शन कहीं ना कहीं कुछ क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे ही बॉडी मोशन स्टार्ट करेगी फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, काइनेटिक। कैसा हो जाएगा, काइनेटिक। सोचो सोचो सोचो, मैं तो बता ही दूंगा, तुम छाप ही लोगे। ये बेटा कौन सा बनाया ग्राफ तूने? फ्रिक्शन टाइम पहला वाला दिखा। एक्सपेक्टेड नहीं, अगर ये सही होगा तो मतलब हाईली इंप्रेस्ड। जैसे लास्ट में ले जाकर के तुमने इसको 0 किया है, क्यों? ये 0 क्यों किया है? सही है आंसर, एकदम करेक्ट है, बट क्यों? अच्छा, ये जो 5t है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, थोड़ी देर के बाद बढ़ते 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 mg से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अरे बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते तो ज्यादा होगा ही ना। तो जैसे ही mg से ज्यादा होगा ये बॉडी सरफेस क्या करेगी, छोड़ देगी, और बॉडी ने सरफेस छोड़ा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0। क्या क्लियर है? चलो इतना हिंट बहुत था, अगली क्लास में करके आओगे। चलिए थैंक यू। और बेटा एक्चुअल में वो ये वाला जो सिंबल एक होता है ना, ये आप लोग बहुत मतलब ये इट्स नॉट वेरी इजी। देखने में तो क्या है, 4 सीधी लाइन टेढ़ी मेढ़ी करके लगा दी गई है, 3 वर्टिकल लाइन और 1 स्लैंट लाइन है, यही है ना। बट ये ड्रीम होना चाहिए तुम्हारा, और इस ड्रीम के लिए आपको थोड़ा सा पागल होना पड़ेगा। मैं गया था आईआईएससी बेंगलोर, इंडिया में आईआईटी बॉम्बे के भी ऊपर हम काउंट करते हैं उसको। तो वहां पे एक प्रोफेसर थे, वो बोलते थे पता है क्या, कि नॉर्मल कैंडिडेट कैन नॉट गेट एंटर्ड इन आईआईटी और आईआईएससी। नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता। नॉर्मल आदमी समझ में आ रहा है कौन सा? अच्छा आज तो ठीक हो गई, अब तबीयत खराब हो गई, अब नहीं जा पाएंगे अपन। उन्होंने एग्जांपल दिया था कि आईआईटी में आने वाला जो आदमी होता है वो 25% पागल होता है,
और जो आईआईसी जैसी जगह पे सर्व कर रहा होता है वो 35% पागल होता है, और जो साइंटिस्ट होता है वो मोर देन 55% पागल होता है। और बोले जो 70-80% पागल हो जाता है वो रोड पे दिखाई देता है। रोड पे देखा है ना, जो थोड़े से पागल टाइप के लोग घुमा करते हैं, ठंड में भी वो उसी कपड़ों में रहते हैं, भयंकर गर्मी में भी वो उसी कपड़ों में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और साइंटिस्ट, मैं आईएससी में था, एक सरदार जी खो गए, साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, मिल ही नहीं रहे। एक दिन 2 दिन तो घर नहीं जाना बहुत कॉमन चीज होती थी उनके लिए, कि 2 दिन वो लैब में ये घर गए नहीं, 6 दिन 7 दिन हो गए, मिले ही नहीं सरदार। केबिन में ऐसे ही था, वो केबिन से झांक के देखा कि उनका कुर्सी खाली, दिख ही नहीं रहा आदमी, केबिन तोड़वाया गया। तो भाई वो उधर टेबल के पीछे बैठ कर कुछ कर रहा था और जिंदा था। आईआईसी बेंगलोर एक ऐसी जगह जहां पे 24/7 क्रॉस 365 डेज काम होता है, कोई छुट्टी नहीं, जब मन करे तब काम करो, पूरी रात मन कर पाता है पूरी रात काम करो। वहां मैंने देखे थे पागल लोग देखे थे, पागल 4-4 दिन बिना सोए आदमी काम कर रहा है, 4 दिन हो गए सोया ही नहीं है। वो सोता कैसे था, वहीं लैब में पेपर बिछाए यहीं पे, आधे घंटे सो गया। 10-10 दिन 15-15 दिन हो गए खाना नहीं खाया है, वो कॉफी और बिस्किट खा के जी रहा है आदमी। दे आर लिटरली मैड, पागल थे वो। आप लोग इंडिया में कार देख रहे होगे, अभी BMW की एक कार आई है i8 करके, i8 इलेक्ट्रिक कार है, i8 है, इंडिया में हो सकता है न लॉन्च हुई हो i8। उसका जो कन्वर्टर था और उसकी जो मोटर थी 2004 में आईआईसी बेंगलोर में डिजाइन हुई ये मोटर, ये सोच लीजिए। और जिस दिन उसका डिमॉन्स्ट्रेशन था, उसका उसी वाले प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट में भी था, उसका जब डिमॉन्स्ट्रेशन था ना, तो 4 दिन 5 दिन पूरी टीम में से कोई नहीं सोया था, इंक्लूडिंग मी। वहीं वो अलमारी डली हुई है, उसी के बगल में कोई पड़ा सो रहा है 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए, तो सो गया। वाकई में पागल थे वो, इतने बड़े साइंटिस्ट। मतलब जब वो आते थे तो हम लोग लैब में जैसे खड़े होने लग जाते थे ना अपनी चेयर से, कुछ काम, नो डू योर जॉब, डोंट वेस्ट टाइम। उनके लिए सबसे प्रायोरिटी क्या है, काम, कोई उनको रेस्पेक्ट नहीं चाहिए। एक बुक है, मैं दिखाऊंगा, मैंने मेरे पास पढ़ी होगी हो सकता है, पूरी जितना मैंने बनाया था 6 महीने में, वो पूरी थीसिस मैंने जब उनको सबमिट करी है ना, देख लेना, तुमको मिल जाएगा नाम, गूगल पे डालोगे मिल जाएगा, डॉक्टर के गोप कुमार करके तुमको मिल जाएगा नाम। उनको जब मैंने वो थीसिस सबमिट करी ना, एक कॉपी उनको, भाई वो खड़ा होकर के उसने लिए थीसिस, जबकि मैं उसके सामने एक छोटा तिनका भी नहीं था, लेकिन वो 6 महीने की मेहनत थी तो उसने उसको रेस्पेक्ट करी। डालना गूगल पे, आपको मिलेगा के डॉक्टर के गोप कुमार। वो कुछ ऐसा, वो तुम्हारी वो मूवी आई थी ना, कौन सी वो बच्चों वाली, क्या थी वो जिसकी हैरी पॉटर, उसमें वो सेड्रिक था ना, ऐसा इतना बड़ा दाढ़ी, वो वैसे ही थे। वो सीईडीटी डिपार्टमेंट था, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, उसके हेड थे। वो कैंपस के अंदर घुसे, 100% लोगों को पता चल जाता था आ गए वो। क्या जोर जोर चिल्ला चिल्ला गाना गाते थे वो। इस तरीके के लोग होते हैं बेटा, काम करोगे तो चीजें मिलेंगी।